सर दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं साइंस इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ का ये पार्ट 12 है। इससे पहले यहाँ पर आपने बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस कवर किए थे, 421 के आसपास सवाल थे। और आज यहाँ पर केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होने वाले हैं, जो 249 सवाल थे। ये लास्ट पार्ट में आपकी केमिस्ट्री के भी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद फिजिक्स के सवाल रहेंगे इन 1000 क्वेश्चंस में से। वैसे ये जो बुक्स है टेक्स्ट बुक और एच पब्लिकेशन की तरफ से, जिसमें टोटल 4000 क्वेश्चन है। इसमें साइंस के अलावा सारे जीके के जो सब्जेक्ट रहते हैं, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, वो इकोनॉमिक वगैरह कवर किए गए हैं। 4000 स्मार्ट बुक के जो क्वेश्चंस हैं। स्मार्ट बुक क्यों है? यदि आपने प्रीवियस पार्ट देखा तो आपको पता होगा, प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। बाकी इस वीडियो में आप देखने वाले हैं किस प्रकार यहाँ पर अलग क्वेश्चंस रहते हैं अदर बुक से। और ये सारे सवाल एग्जाम ओरिएंटेड हैं। और फिजिकल बुक्स भी आप इसको मंगा सकते हो अमेजन से। बेस्ट बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं पार्ट 12 में, जो आपकी सवाल नंबर 186 से कंटिन्यू हो रहे हैं। इसमें लेवल वाइज क्वेश्चंस रहते हैं। लेवल जो 1-2 हैं थोड़े ईजी हैं, और यहाँ पर अभी अपन लेवल 3 की क्वेश्चंस कर रहे हैं। और टीटी दिया रहता है प्रत्येक क्वेश्चन का, आपको कितने सेकंड के भीतर या फिर मिनट के भीतर आंसर करना चाहिए। स्पेशल ये जो स्मार्ट बुक है मैथ्स की भी रहती है, जो बहुत ज़्यादा टीटी मायने रखता है। और स्मार्ट आंसर की है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स इनका सॉल्यूशन रहता है। और फ्री वीडियो भी आप इस बुक में जो रहता है, स्कैन कोड है, उसको स्कैन करके ऐप से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर सवाल नंबर 186 से कंटिन्यू करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट हैं किसी भी एग्जाम, चाहे आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस की तैयारी करते हो और मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो, तो टाइम मैनेजमेंट में आपके एग्जाम में सवाल मिस होने वाले हैं। तो टेक्स्ट बुक की तरफ से अभी भी जो फ्लैश सेल है, 24 आवर्स की डील है। इसमें ईयरली टेक्स्ट बुक पास आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। साथ ही साथ यदि आप अमेजन वैलेट से पे करते हो, उस केस में आपको 50 रुपये का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो इस डील को ज़रूर ग्रैब करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर मॉक टेस्ट रहते हैं, जो एग्जाम से पहले आप डेली एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है आपको। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। आपके सामने पहला सवाल, जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो विद्युतीय ऋणात्मकता में क्या परिवर्तन आता है? तो आवर्त सारणी की गुण बाएं से दाएं जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर क्या परिवर्तन होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो आपको पूछा है विद्युत ऋणात्मकता में क्या परिवर्तन होता है। तो आवर्त सारणी की बात करूं, जब आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 186 का, जो कि 95% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है, 2% ने स्किप किया। तो ये इसकी स्मार्ट आंसर की है, जो लाखों कैंडिडेट टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट लगाते हैं, उनके डाटा पर आधारित है कि मैक्सिमम कैंडिडेट इस सवाल को क्या कर रहे हैं, आपकी क्या स्थिति है, और 19 सेकंड के भीतर इसका आपको आंसर करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट है, 186 का, घटती है। घटने का कारण क्या है? परमाणु में आकार में वृद्धि से क्या होगा, बॉन्डिंग अच्छी नहीं रहेगी। जो नाभिक के साथ इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग अच्छी नहीं रहेगी। जब आकार बढ़ेगा ऊपर से नीचे जाने पर तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है। उल्टा आवर्त में क्या होता है, यदि आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो उसका क्या है, आकार कम होता है। जो भी एलिमेंट है उसकी परमाणु त्रिज्या घटती है। आप आवर्त में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, सो बॉन्डिंग अच्छी है तो विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ेगी। अगला सवाल, तो यहाँ पर IUPAC नाम आपको पूछा है, ये आपको यौगिक दे रखा है। तो CH3 है और CH इसके नीचे हैं, CH3, CH2, CH3। तो यहाँ पर आप यौगिक का नामकरण करेंगे तो सबसे पहले लंबी कार्बन वाली श्रृंखला देखेंगे तो ये है, तो ये ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन आने वाला है, पेंटेन नहीं आएगा। और उसके बाद नज़दीकी से जो ब्रांच बन रही है वहाँ से स्टार्ट कीजिए, 1-2। तो 2 यहाँ पर मैथिल ग्रुप में है, तो 2 मैथिल ब्यूटेन इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है, 187 है, जो 95% कैंडिडेट इसको करेक्ट किया और 3% ने स्किप किया है। एक नाभिक की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? नाभिक की परमाणु संख्या आपको बतानी है। अब देखिए, परमाणु संख्या है जिसको आप Z से डिनोट करते हो, ये प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के इक्वल होती है। तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या दे रखी है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 188C। तो Z है परमाणु क्रमांक है, वो प्रोटॉन की संख्या के या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या के इक्वल होता है। और जो परमाणु द्रव्यमान है, द्रव्यमान में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या ऐड होगी परमाणु द्रव्यमान में। नेक्स्ट यहाँ पर, चौथे आवर्त में धातु की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था किसकी है? चौथे आवर्त में धातु की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था किसकी है? अब चौथे आवर्त की बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं, Mn की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था रहती है +7। ये ऑक्सीकरण अवस्था है, एक तो यौगिक है, उसके आधार पर डिपेंड होता है वो यौगिक क्या है, उसके कम भी हो जाती है। अधिकतम आपको उच्चतम है तो +7 तक जाती है। और क्रोमियम की बात करूं जो कि
क्रोमियम आवर्त सारणी में 24वां एलिमेंट है जो परमाणु क्रमांक है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था है +6 और Mn है ये 25वां है। Fe आयरन है, ये आयरन का कितना है 26 है परमाणु क्रमांक, और आयरन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +3 है। और आपको चौथे आवर्त का पूछा है, ऑस्मियम है ये चौथे आवर्त का एलिमेंट ही नहीं है, ये 6 समूह 6 से संबंधित है। जो छठे आवर्त का ऑस्मियम परमाणु क्रमांक ऑस्मियम का रहता है 76। इनमें से सर्वाधिक है Mn की। नेक्स्ट वाले यहाँ पर तो 189 को डी किया है 63% ने, और स्किप काफ़ी कैंडिडेट ने किया। आपकी क्या स्थिति है वो बताना। नेक्स्ट वाले यहाँ पर एक मिश्रण के पृथक्करण के लिए सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है, कौन सी तकनीक है मिश्रण के पृथक्करण के लिए जो इसे एक माध्यम से सॉल्यूशन या निलंबन में पारित करती है जिसमें घटक अलग अलग दरों पर चलते हैं। तो ये बात हो रही है क्रोमेटोग्राफी की। अब फिल्टर में क्या होता है, फिल्टर यानी जैसे कि छलनी होती है ना, उसकी सहायता से अब जल के अंदर कुछ कंकड़ है तो आप अलग करना चाहते हो उन कंकड़ को, रेत को, तो ऐसी कुछ आपके फिल्टर पेपर रहेगा जिसमें जल तो छन जाए और वो शेष रह जाए। जैसे कि इस प्रकार कोई कपड़ा है जिसमें पानी निकल जाए और जो भी कंकड़ बाहर आ जाए, वो उसका फिल्ट्रेशन आप कहेंगे, फिल्टरन है। वाष्पीकरण आपको पता है, वाष्प बनने की प्रक्रिया रहती है। जैसे कि नमक है, नमक और पानी है तो वाष्पीकरण करेंगे, पानी उड़ जाएगा, नमक रहेगा। आसवन में दोनों होता है, वाष्पीकरण भी होता है और संघनन भी होता है, वाष्पीकरण प्लस संघनन। वाष्पीकरण करके उस वाष्प को पहले एक फ्लास्क में इकट्ठा करेंगे, फिर उसको ठंडा करेंगे, तो वाष्पीकरण प्लस संघनन दोनों है। अब क्रोमेटोग्राफी एक अलग टेक्निक है जिसमें एक माध्यम से सॉल्यूशन या निलंबन में पारित करते हैं जिसमें घटक अलग अलग दरों पर चलते हैं। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, ये इस प्रकार के मिक्सर जो मिश्रण है उन पर लागू होती है जिनके घटकों में अलग अलग अवशोषण क्षमता होती है। उनके जो भी मिक्स होने वाले घटक हैं अलग अलग अवशोषण क्षमता होती है, उस केस में वो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का उपयोग किया जाता है। इसका आविष्कार है वो टस्वेट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट वाला लिखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा वेल्ड करने योग्य प्लास्टिक है। वेल्ड करने योग्य प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक, प्लास्टिक जिन्हें गर्म करने पर आसानी से विरूपित किया जा सकता है, आसानी से मोड़ा जा सकता है, वो है आपकी थर्मोप्लास्टिक, पीवीसी, नायलॉन, पॉलीथीन। तो ये थर्मोप्लास्टिक 191 का बी करेक्ट है, 53% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है, 19 ने इसको स्किप किया है। कार्बन डेटिंग में एक कमजोर C14 अणु विकृत होता है और किस में बदल जाता है। जो 14 अणु हैं वो विकृत होकर, अब देखिए कार्बन डेटिंग होती क्या है, काफ़ी बार एग्जाम में सवाल आता है। किसी वस्तु की आयु निर्धारित करने के लिए जिसमें कार्बन 14 के रेडियोधर्मी समस्थानिक के गुणों को नियोजित करके कार्बनिक पदार्थ होते हैं, C14 है, तो वो विकृत होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N14 में। किस में, नाइट्रोजन 14 में। सी करेक्ट है 192 का, जो कि 94% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है। अब होता क्या है कार्बन डेटिंग में, जो कार्बन 14 है वो एक दुर्लभ समस्थानिक है और इसमें आप कहेंगे न्यूट्रॉन कितने होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन 6 हैं और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, टोटल ये दरमियानी तो है 14, तो ये 8 इसमें न्यूट्रॉन हो जाएंगे। अब C14 जब विकृत होता है, कमज़ोर हो जाता है और ख़राब होना शुरू हो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन को खो देता है। एक इलेक्ट्रॉन को खोएगा और जो न्यूट्रॉन है साथ ही उसमें न्यूट्रॉन में से एक प्रोटॉन बदल जाता है, न्यूट्रॉन है वो एक प्रोटॉन में बदल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को भी त्याग देगा। तो इसमें जो 8 न्यूट्रॉन हैं वो एक प्रोटॉन में बदल जाएगा, यानी यहाँ पर जो 6 प्रोटॉन थे वो 7 हो गए, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल गया और एक इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने, इलेक्ट्रॉन ये खो देगा। तो उस केस में ये कितने हो गए, 7 हो गए, तो 14 हो गए। और तो आंसर में तो 14 ही आने वाला है जब C14 विरूपित होता है। लेकिन अब इसमें क्या है, प्रोटॉन 7 है, परमाणु क्रमांक 7 किसका है, नाइट्रोजन का, तो N14 करेक्ट। अगला सवाल, दो लिस्ट है, इसको मिलान करना है। एलॉय है, कौन सा एलॉय किसका कंपोजिशन है वो आपको बताना है सही रूप से, जिससे मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ आपको, अपने अकॉर्डिंग मिलान कर लेना। जैसे पीतल दे रखा है, अब पीतल किसका मिश्रण होता है, कॉपर और जिंक का होता है। 70% कॉपर है, 30% जिंक होता है पीतल में, तो कॉपर और जिंक, कॉपर जिंक ये हो गया आपकी पीतल। कांस्य की बात करूं, जो कांसा होता है इसमें 90% कॉपर होता है, 10% टिन होता है। कॉपर और टिन है वो कांस्य हो जाएगा। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और मैग्नीज हो जाएगा, और ड्यूरालुमिन ये एल्यूमिनियम कॉपर मैग्नीज
और मैग्नीशियम हो जाएगा। तो ये इसका हो गया एलॉय प्रमुख। अब इनके अलावा बहुत बार जर्मन सिल्वर का पूछा जाता है। जर्मन सिल्वर नाम से सिल्वर लगता है लेकिन इसमें सिल्वर है नहीं, तो इसमें है क्या, इसमें निक्कू जी है, निकल कॉपर जिंक है। जर्मन सिल्वर में क्या होता है, निक्कू जी, निकल कॉपर जिंक। गन मेटल भी काफ़ी बार एग्जाम आता है। गन मेटल में क्या होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है और टिन होता है, एसन होता है। बहुत बार फ्यूज वायर का कंपोजिशन पूछा जाता है। फ्यूज वायर किसके बना होता है, फ्यूज वायर। तो फ्यूज वायर ये मिश्रण रहता है फ्यूज वायर में। एक तो इसमें टिन रहता है एसन जो कि 63% होता है, और इसमें मरकरी भी, सीसा भी रहता है, मरकरी रहता है वो 37, लेड है, पीबी है, मरकरी Hg होता है। तो टिन होता है 63 और 37 होता है दोस्तों सीसा है, लेड होता है, पीबी होता है फ्यूज वायर में। अगला सवाल देखते हैं। बाकी स्टील क्या होता है, लोहा और कार्बन होता है। स्टेनलेस स्टील में होता है निकल और क्रोमियम भी ऐड हो जाएगा लोहे में। वह सूक्ष्म जीव जो अल्कोहल में शर्करा के रूपांतरण में किण्वन घटक के रूप में कार्य करता है। तो ये जो सूक्ष्म जीव है खमीर हो जाएगा। खमीर वह सूक्ष्म जीव जो अल्कोहल में शर्करा के रूपांतरण में किण्वन घटक के रूप में कार्य करता है, खमीर है। तो खमीर यहाँ पर करेक्ट है। खमीर वाइन है, बियर है और अन्य मादक जो पेय पदार्थ हैं उनके निर्माण में प्राथमिक किण्वक और अल्कोहल उत्पादक है। सवाल नंबर 195, लाइकेन, ये एग्जाम में सवाल पूछा हुआ हाल ही के रेलवे एग्जाम में। लाइकेन है किसका प्रदूषण संकेतक है, तो लाइकेन है ये सल्फर डाइऑक्साइड की प्रमुख प्रदूषण संकेतक है। सल्फर डाइऑक्साइड एक तरीके से प्रदूषक है। इसका संकेतक करने के लिए लाइकेन पौधा है जो प्रमुख रूप से चट्टान और पेड़ की छाल जैसे खुले स्थान में उगते हैं, और लाइकेन का व्यापक रूप से पर्यावरणीय संकेतक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। जो सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता वगैरह है इसके पहले ही शो कर देगा कितनी मात्रा है। तो लाइकेन 195 का ये करेक्ट है। 25% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है, थोड़ा टफ सवाल था, 35% ने इसको छोड़ दिया, बाकी ने गलत किया है। अगला सवाल देखते हैं 196, टूथपेस्ट सवाल रेलवे में पूछा हुआ। ये भी टूथपेस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं होता है। तो आप जो रोजाना टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हो इसमें कैविटी से लड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है, कैविटी से लड़ने के लिए टूथपेस्ट में होता है फ्लोराइड। अब टूथपेस्ट में क्या क्या मिक्सर होता है, फ्लोराइड है, कैल्शियम हाइड्रोफॉस्फेट होता है टूथपेस्ट में, कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो चूना पत्थर आप कहेंगे, चूना पत्थर है, कैल्शियम हाइड्रोफॉस्फेट होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी इसमें होता है, और इसके अलावा जो फ्लोराइड है वो भी होता है। जो कैविटी है, गुआ है, उनको कम करने के लिए फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है, तो खनिज फ्लोराइड से आता है। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है 196 का, जो कि किया था 84% कैंडिडेट ने। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट में मौजूद एक महत्वपूर्ण और प्रमुख घटक है, सीमेंट में मौजूद। अब सीमेंट में मौजूद प्रमुख घटक है वो है आपकी इनमें से ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, C3S हो जाएगा। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ऑप्शन ए करेक्ट है। सीमेंट में प्रमुख जो इनमें से हो जाएगा ट्रिपल कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई या फिर ट्रिकल कैल्शियम सिलिकेट 197 का ए करेक्ट है। और बात करूं सीमेंट में और क्या होता है, तो सीमेंट में एक तो CA हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है, SiO2 भी होता है, ट्रिपल कैल्शियम सिलिकेट भी होता है। ये सारे निम्नलिखित में से किस अम्ल को म्यूरेटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। म्यूरेटिक एसिड है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, इसको ही म्यूरेटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। एक्वारेजिया बहुत बार एग्जाम में सवाल आता है, जब HNO3 भी दे रखा है, HCl भी दे रखा है, तो 3:1 में होता है इन दोनों का। नाइट्रिक एसिड जो HNO3 है, साथ ही साथ यहाँ पर आप कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये 1 और 3 के अनुपात में, 1 होता है HNO3 और 3 होता है HCl। निम्नलिखित में से कौन सा नमक और पानी के मिश्रण को अलग करने की प्रक्रिया में सहायक नहीं है। नमक और पानी का मिश्रण है, एक दूसरे में घुले हुए रहते हैं, तो घुले हुए रहते हैं तो आप क्या करेंगे, कौन सी विधि सहायक नहीं है, तो इनमें से निस्तारण है वो सहायक नहीं है। आसवन में क्या था, वाष्पीकरण करते, आप संघनन करते, तो नमक को वाष्पीकरण से तो आप अलग कर ही सकते हो, उबाल कर या फिर छान कर, विपरीत प्राशन होता है उल्टा इसमें। निस्तारण में बड़े होते हैं, एक तरीके से घुलनशील नहीं होना चाहिए निस्तारण में। परमाणु संख्या Z किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु की संख्या Z। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर लिक्विड अवस्था में, अधातु का पूछा है, अधातु के केस में ब्रोमीन है, धातु के केस में लिक्विड अवस्था में पारा होता, तो ब्रोमीन है, अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। 201 का C करेक्ट है, 39% कैंडिडेट ने करेक्ट किया।
बालों की सेटिंग के लिए ब्यूटी पार्लर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बालों की सेटिंग के लिए, यानी आप कहेंगे एक तरीके से बाल बहुत समय तक आपको एक स्थिति में बनाए रखना है तो सल्फर का उपयोग बालों को अधिक समय तक एक स्थिति में रखने के लिए आप कर सकते हो। सल्फर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत बार आपकी डेंड्रफ वगैरह होते हैं तो डेंड्रफ में भी सल्फर उपयोगी रहता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 202 का 43% कैंडिडेट ने करेक्ट किया और 17% ने इसको स्किप कर दिया। क्रिस्टल प्रणाली हीरे में मौजूद होती है। कौन सी क्रिस्टल प्रणाली हीरे में होती है? तो क्यूबिक होती है। डायमंड एक क्रिस्टल सिस्टम क्यूबिक है। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ आप कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अवशोषक का सबसे अच्छा उदाहरण है? अवशोषण करता है, अवशोषक हो जाएगा वो। अवशोषक का सबसे अच्छा उदाहरण सिलिका जेल है। 204 का एक करेक्ट है सिलिका जेल। 55% कैंडिडेट ने इसको करेक्ट किया है। नेक्स्ट सवाल, यौगिक का उपयोग शुष्क करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। शुष्क करने वाले कारक के रूप में कौन से यौगिक का उपयोग किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। 205 का एक करेक्ट है। कैल्शियम ऑक्साइड जो आप कहेंगे इसको क्या कहा जाता है? बिना बुझा हुआ चूने के नाम से जाना जाता है। जब आप चूना पत्थर है CaCO3 को गर्म करेंगे उस केस में आपके क्या बनेगा? ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनेगा। तो यौगिक का उपयोग शुष्क करने वाले कारक के रूप में किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। 205 का ये। कारों में सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयरबैग क्या होते हैं? सुरक्षा के लिए जो एयरबैग होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो किस उसमें क्या होता है? सोडियम एजाइड होता है उसमें। 206 का बी करेक्ट है। 50% कैंडिडेट ने करेक्ट किया। 30% ने स्किप किया और 20% ने यहाँ पर रॉन्ग किया होगा। तो सोडियम एजाइड 206 का बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु का उपयोग दांत की गुआओं को भरने के लिए किया जाता है? दांत की गुआओं को भरने के लिए कौन सी एलॉय का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर ये सिल्वर टिन है, मरकरी है, ये सारे तो मरकरी सिल्वर टिन है। इनका उपयोग किया जाता है जब आपको गुआ को भरना है, कैविटी को भरना है। ये मुख्य रूप से मर्क्यूरी सिल्वर टिन का मिश्रण होता है दांत की गुआओं को भरने के लिए। जैसे डेंटल अमलगम आप बोलेंगे, डेंटल अमलगम। मरकरी के साथ अन्य धातुओं का जो मिश्रण होता है ना वो अमलगम कहलाता है। बहुत बार पूछ जाता है तो इसमें मरकरी के साथ में सिल्वर है, टिन है, तो ये डेंटल अमलगम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे विकृत गंधिता के रूप में आप संदर्भित करेंगे? विकृत गंधिता है ऑक्सीकरण हुआ भोजन का। क्या हुआ? भोजन में मौजूद तेल का ऑक्सीकरण। 208 का बी करेक्ट है। उस केस में बहुत सड़ी हुई दुर्गंध आएगी। वसा और तेल ऑक्सीकृत होते हैं तो बासी हो जाते हैं जिसके कारण गंध और स्वाद उसका बदल जाता है, विकृत गंधिता हो जाएगी। वाष्पीकरण और संघनन की संयुक्त प्रक्रिया मैंने बताया। पहले वाष्पीकरण करेंगे, वाष्पीकरण से जो वाष्प है उसको एक फ्लास्क वगैरह में इकट्ठा करेंगे, फिर उसको ठंडा करेंगे, संघनित करेंगे, वो आसवन होती है। कौन सी विधि होती है? आसवन में एक तरल में वाष्प में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया जो बाद में तरल में संघनित की जाती है, और इसमें वाष्पीकरण और संघनन दोनों होते हैं आसवन में। निक्टोजन निम्न में से किस ब्लॉक में आवर्त सारणी में मौजूद है? निक्टोजन आवर्त सारणी में अलग अलग ग्रुप के नाम है। जैसे निक्टोजन की बात करें तो निक्टोजन है ये जो समूह 15 रहता है ना, जिसमें ये नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यानी नाइट्रोजन, पोटेशियम के हैं ये फास्फोरस। ग्रुप 15 को निक्टोजन कहा जाता है। ग्रुप 16 को जो ऑक्सीजन वाला एलिमेंट है उसको चैल्कोजन भी बोलते हैं। हेलोजन 17 वाला है। 18 जो आपकी नोबल गैसेज रहती हैं। तो ये ग्रुप का उपनाम आपको पता होना चाहिए। निक्टोजन है 15, कैल्कोजन है 16, हेलोजन है 17 और अक्रिय जो 18। और यहाँ पर आपको पूछा निक्टोजन निम्न में से किस ब्लॉक में आवर्त सारणी में है? तो जो पी ब्लॉक के एलिमेंट ये सारे आते हैं, निक्टोजन, हेलोजन, कैल्कोजन है पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। तो पी ब्लॉक करेक्ट हो जाएगा। जो सबसे राइट साइड में पी है, बीच में डी होता है, इस साइड आपकी एस है, नीचे एफ होता है। तो ये 210 का सी करेक्ट है। 85% कैंडिडेट ने किया है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? नहीं का पूछा आपको तो सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण है जो गलत दे रखा है। सिल्वर ब्रोमाइड की बात करूँ काफ़ी बार एग्जाम आता है। जो फोटोग्राफिक इमल्सन के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड एक तरीके से। तो ये 211 का ऑप्शन ए करेक्ट है जो गलत सुमेलित है, सुमेलित नहीं है। 18% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक हेबर की प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है? हेबर प्रोसेस क्या होता है आपको पता है? हेबर प्रोसेस होता है आप कहेंगे अमोनिया बनाने की विधि। अब अमोनिया बनाने की जिसमें अमोनिया आपका हाइड्रोजन का हवा से नाइट्रोजन का संयोजन होता है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का संयोजन करके अमोनिया जो N2 + 3H2 = 2NH3 बनेगी
वो हेबर प्रक्रम में किसका उपयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में? हेबर प्रक्रिया में लोह आधारित उत्प्रेरक के साथ में होता है MO। तो ये लोह आधारित उत्प्रेरक के साथ में MO, तो ए ऑप्शन करेक्ट है 212 का 65% कैंडिडेट ने किया है। एंटासिड जो अम्लता नाशक क्या होते हैं? अम्लता आपके शरीर में जब भोजन पचाते हो उस केस में अपच की स्थिति में काफ़ी ज़्यादा HCl है वो मात्रा हो जाती है आपके पेट में, और अम्लता ज़्यादा हो जाती है। उसको कम करने के लिए, अब अम्ल को कम करने के लिए उसमें क्षार मिक्स करेंगे। ज़्यादा क्षार भी हानिकारक है, तो दुर्बल क्षार आप कहेंगे, दुर्बल क्षार है उसको ऐड करेंगे आप अम्लता को कम करने के लिए। तो ये आपका दुर्बल क्षार करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए है 213 का, जो कि 79% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है। फोम का उपयोग अग्निशमक के रूप में किस परिस्थिति में किया जाता है? अग्निशमक के रूप में फोम का उपयोग, अब अलग अलग प्रकार की फायर होती है। क्लास ए प्रकार की फायर है जो रेगुलर फायर होती है, जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी में आग लग गई, कागज में आग लग गई है। तो रेगुलर प्रकार की फायर में तो आप जल का उपयोग कर सकते हो। बाकी जल का उपयोग है सिर्फ रेगुलर में ही करना और नहीं करना चाहिए। जल के अलावा और आप CO2 को भी कर सकते हो, बाकी सभी यहाँ पर अलाउ है। जो क्लास ए की फायर है, क्लास बी की फायर है तो खतरनाक है, क्योंकि ये लिक्विड से, जैसे कि पेट्रोल में आग लग गई है ना, लिक्विड से, वो क्लास बी के अंतर्गत आती है। तो इसमें फोम का उपयोग किया जाता है क्लास बी की आग को बचाने के लिए। अब सी कैटेगरी में जो गैस से आग लग जाती है, एक इलेक्ट्रिकल आग होती है, कहीं कहीं इलेक्ट्रिकल आग को भी सी में माना जाता है, और कहीं कहीं इलेक्ट्रिकल आग की एक अलग कैटेगरी नहीं इलेक्ट्रिकल फायर के नाम से है। और डी है, क्लास डी में जो मेटल में फायर लग जाती है वो डी हो जाएगा। के में जो किचन वगैरह में अलग लगती है। तो 214 का बी करेक्ट है। 77% कैंडिडेट ने क्लास बी की आगे जिसमें फॉर्म का उपयोग होता है। संगमरमर इस्माक जैसे ताजमहल प्रदूषक गैस के कारण नष्ट हो रहे हैं। संगमरमर इस्माक ताजमहल है, कौन सी गैस के कारण नष्ट हो रहे हैं? सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। जब अम्लीय वर्षा होगी तो सल्फर डाइऑक्साइड उस संगमरमर में गिरेगी, जिसके कारण वो क्या है, नष्ट हो रहे हैं। तो ये अम्लीय वर्षा भारत में जो ताजमहल है मथुरा के निकट स्थित जो तेल की रिफाइनरी है, कच्चे तेल की, क्रूड ऑयल की, वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है और जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। सो यहाँ पर ये रिफाइनरी से सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की जो वजह से ताजमहल संक्षारण के लिए अति संवेदनशील है। इस कारण सबसे अधिक धन विद्युतीय तत्व बी का 215 का बी है। सबसे अधिक धन विद्युतीय तत्व इनमें से कौन सा? धन विद्युतीय, न कि ऋण विद्युतीय। ठीक है, तो आप देखेंगे हैलोजन में, फिर यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यहाँ पर सबसे अधिक धन विद्युतीय तत्व, तो इनमें से आपकी मैग्नीशियम करेक्ट हो जाएगा। जो विकल्प है दिए गए विकल्प हैं, मैग्नीशियम सबसे अधिक धन विद्युतीय है। धातुएं क्या होती है? धन विद्युतीय होती है। Mg के बाद क्या है यहाँ पर? एल्यूमिनियम हो जाएगा। अब देखिए आप जाएंगे जब सबसे पहले सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये जो थर्ड आवर्त की बात कर रहा हूँ, तो थर्ड आवर्त में सबसे पहले सोडियम हो जाएगा, मैग्नीशियम है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन है। ये जो टोटल 8 एलिमेंट हैं। तो आप यहाँ पर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने क्या आ रहा है? मैग्नीशियम आ रहा है। उसके बाद आकार कम हो रहा है, बॉन्डिंग तेज हो रही है, ऋणात्मकता बढ़ रही है, धन विद्युतीय गुण है वो सबसे अधिक है। ये लेफ्ट से राइट मूव करेंगे वो कम होते हैं, तो मैग्नीशियम सबसे कम हो जाए, अधिक धन विद्युतीय, क्योंकि धन विद्युतीय गुण कम होते हैं। आपको अधिक का पूछा है तो मैग्नीशियम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी 216 का 28% कैंडिडेट। निम्नलिखित में से किस तत्व में अधिकतम परमाणु त्रिज्या है? परमाणु त्रिज्या है, ये भी आवर्त के केस में दे रखे हैं इन्होंने भी। सेम जो सोडियम के बाद आता है आपकी मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर आपकी सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो त्रिज्या कम हो रही है। आपको पूछा किस तत्व का अधिकतम है, तो सबसे लेफ्ट में है सोडियम, अधिकतम परमाणु त्रिज्या। आप 217 का सी करेक्ट हो जाएगा। चूना पत्थर से दूषित साधारण नमक के जलीय मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पृथक्करण विधि अपनाई जाती है? अब चूना पत्थर से दूषित साधारण नमक का जलीय विलयन, एक कौन सा विलयन है? जलीय नमक का जलीय विलयन है। और चूना पत्थर से दूषित है, अब चूना पत्थर है अलग ही उसमें रहेगा। सबसे पहले तो आपको चूना पत्थर को हटाना है। जलीय नमक का जलीय विलयन है तो वो मिला हुआ घुलनशील है, उनमें से चूना पत्थर को आप हटाएंगे तो हटाने के लिए उसको फिल्टर करना पड़ेगा। बड़ा बड़ा जो जल है वो अलग हो जाएगा फिल्टर पेपर के माध्यम से। तो फिल्टर करना उसे आप कहेंगे हिंदी में निश्चिंदन करेंगे, फिल्ट्रेशन निश्चिंदन कर रहे हैं। उसके बाद फिल्टर हो गया, यानी चूना पत्थर अलग हो गया। अब आपके पास नमक का जलीय विलयन है। अब नमक का जलीय विलयन है, आप वाष्पीकरण से कर सकते हो, वाष्पीकरण करेक्ट हो जाएगा। और निश्चिंदन TTA 32 सेकंड के भीतर करना था, 218 का डी करेक्ट है।
प्रिंटर या फोटोकॉपी मशीन के फोटो अभिग्राहक किस तत्वों से बने होते हैं? प्रिंटर मशीन में जो फोटो अभिग्राहक हैं वो किस तत्वों से बने होते हैं? तो ये आकृति रहित सिलिकॉन से बने होते हैं। 219 का आकृति रहित सिलिकॉन करेक्ट है। प्रिंटर या फोटोकॉपी मशीन के जो फोटो अभिग्राहक है आकृति रहित सिलिकॉन से होते हैं। आकृति रहित सिलिकॉन क्या है? बड़े क्षेत्र की पतली फिल्म इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक सामग्री है जो अलग टाइप से होती है। प्रिंटर या फोटोकॉपी मशीन में 219 सी 62% कैंडिडेट ने। रासायनिक अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक किस अवस्था में रहता है? जो कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है, वो कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, उसे पुनः प्राप्त किया जाएगा सेम क्वांटिटी में। वो भाग तो लेगा अभिक्रिया की गति को कम ज़्यादा करने के लिए, लेकिन उसको पुनः प्राप्त किया जाएगा और उपयोग अभिक्रिया में नहीं होगा। एक तरीके से पूरा का पूरा आप वापस प्राप्त कर सकते हो। तो मात्रा में अपरिवर्तित लेकिन संरचना में भी अपरिवर्तित। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 220 का है ना, 220 का बी करेक्ट जो किया है। 92% कैंडिडेट ने मात्रा और संरचना में वो अपरिवर्तित रहेगा, उसके गुण में कोई भी चेंजेज नहीं। निम्नलिखित में से किस गैस में पानी की उच्चतम घुलनशीलता है? पानी की उच्चतम घुलनशीलता है अमोनिया में। किस गैस में है? अमोनिया में। 221 का बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से क्या विषम चुंबकीय है? अब चुंबकीय गुण किस में होता है? जिसमें मुक्त फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, आप कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है जिसमें वो चुंबकीय गुण है। अब ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8। तो पहले यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसमें जो उदासीन है, दो के पास बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं अधिकतम, उसके बाद दूसरे में तीसरे में ये 8 आ सकते हैं अधिकतम। 6 आ गए तो 8 इसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब ये क्या करेगा, पूरा भरा हुआ तो नहीं है, इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके पास, यानी बॉन्ड बना देगा ये। तो विषम चुंबकीय अब बात करेंगे O2+ की। O2+ क्यों हुआ? इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब इनके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन हो गए 7। पहले 8 थे, अभी 7 हो गए। 7 पहले में 2 आ गए और दूसरे में कितने आएंगे? 5 आएंगे। अब भी इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग पूरी नहीं हो रही है। और O2- की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया, यानी बाह्यतम कक्ष में 7 आ गए, पूरे 8 नहीं हो रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर आप करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ रहे हैं, 2 6 हैं लेकिन 2 ज़्यादा आ गए। होते कितने हैं? ऑक्सीजन के 8 होते, 2 ज़्यादा 10 आ गए। पहले में 2, दूसरे में 8, पूरा बाह्यतम कोश भरा हुआ है। उस केस में क्या है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो क्या है, विषम चुंबकीय है, चुंबकीय गुण नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर H बॉन्ड किस प्रकार के होते हैं? हाइड्रोजन बंध की बात हो रही है, कितने प्रकार के होते हैं? अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन बंध है क्या। हाइड्रोजन बंध बनाता है सबसे अधिक जो विद्युत ऋणी तत्व हैं, जैसे कि फोन वाला, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, ये सर्वाधिक विद्युत ऋणी है। तो इनके साथ जो बंध होता है वो हाइड्रोजन बंध क्यों बनेगा? हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन रहता है, सहसंयोजक बंध बना दिया ऑक्सीजन के साथ में। अब एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा क्या है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा है। इस कारण क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है अपनी ओर खींच देगा, ये ज़्यादा विद्युत ऋणी हो जाएगा, ये इसमें धनात्मक आवेश काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। उस केस में क्या करेगा, वो ऋणात्मक के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो वो एक जो बॉन्ड बनाएगा वो भी किसके साथ, ऋणात्मक के साथ। जैसे कि ऑक्सीजन के साथ कोई बना दिया और बॉन्ड, जैसे जल की बात होती है, जल में यही होता है, यहाँ पर ये बॉन्डिंग हो गई। तो ये जो बंध है डैश वाला, ये हाइड्रोजन बंध है। अब हाइड्रोजन बंध होता है 2 प्रकार का, एक तो होता है अंतर अणुक, एक होता है अंतराणुक। अंतर अणुक और अंतराणुक में क्या फर्क है? अंतर अणुक की बात करूं, सिर्फ अंतर अणुक, तो अंतर अणुक जो बॉन्ड होता है वो एक ही अणु होना चाहिए। अंतर अणुक में एक ही अणु, जैसे एक उदाहरण के रूप में रहते हैं ओ नाइट्रोफिनॉल लेते हैं। ओ नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, इधर OH होगा और इस साइड आपके N डबल बॉन्ड O, इस साइड डबल बॉन्ड O और ये O हो जाएगा N2O। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ में, तो ये ऑक्सीजन के साथ में अधिक विद्युत ऋणी है, इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ गया, तो ये नेगेटिव चार्ज वाले के साथ क्या है, बॉन्ड बना देगा। तो ये एक सेम अणु के साथ हो रहा है। लेकिन अंतराणुक में एक से ज़्यादा अणु, जैसे कि HF की बात कर लेते हैं, या फिर H2 वाला आपने उदाहरण दिया था। HF में क्या हो रहा है, ये ज़्यादा विद्युत ऋणी है और इसके साथ हाइड्रोजन एक दूसरा HF एलिमेंट है, तो ये एक बॉन्ड बना देगा। अंतराणुक है, 2 अणु के बीच में अलग अलग जो आवेश बॉन्ड बन रहा है वो अंतराणुक है।
तो दो बंद होते हैं हाइड्रोजन। जब एक तांबे के बर्तन को लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रखा जाता है तो ये धुंधली हरी कोटिंग प्राप्त कर लेता है। रासायनिक रूप से ये हरा पदार्थ क्या है, तांबे के बर्तन को नम हवा में रखेंगे, रासायनिक रूप से हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण है। 224 का बी करेक्ट है। 44% 49% कैंडिडेट ने किया है। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण है वो हरा। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस तरल और गैसीय रूप में मौजूद हो सकता है? ठोस, लिक्विड और आपके सॉलिड्स और गैसेस फॉर्म में कौन सा रहेगा? तो जो अधातुएं रहती हैं, जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ। अधातु कार्बन क्या है? कार्बन ठोस है। सल्फर क्या है? ठोस है। और जो अधातुएं हैं जो लिक्विड में है ब्रोमीन है, गैस में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सभी गैस है। तो अधातु ये तीनों फॉर्म में। 225 का सी करेक्ट है। अगला सवाल, डोलोमाइट चूर्ण का उपयोग कुछ कृषि भूमियों में किया जाता है, इसके प्रयोग का क्या उद्देश्य होता है? डोलोमाइट चूर्ण का प्रयोग कृषि भूमियों में। अब डोलोमाइट होती क्या है? डोलोमाइट होती है मैग्नीशियम का और रहता है, अयस्क रहता है, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट, साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है डोलोमाइट। तो इसका उपयोग कृषि भूमियों में किया जाता है क्योंकि ये मृदा के पीएच को बढ़ाता है। 226 का ए करेक्ट है, मृदा के पीएच को बढ़ाता है। आधुनिक आवर्त में धातुएं, उपधातु और अधातुएं किस ब्लॉक में पाई जाती हैं? अब धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं ये सभी पी वाले ब्लॉक में पाई जाती है। कौन से ब्लॉक में? पी ब्लॉक में। 227 का डी करेक्ट है। आवर्त सारणी में तांबा और जस्ता पाया जाता है। तांबा और जस्ता है दोनों मेटल से, ज़्यादातर मेटल है वो डी ब्लॉक में रहती हैं, तो मध्य में आप कहेंगे। 228 का डी करेक्ट है। इनमें से कौन सा पारा का मिश्र धातु है? पारा का मिश्र धातु को अमलगम बोला जाता है। जो पारा की एलोई अदर धातु के साथ में मिश्रण रहता है पारा का, वो अमलगम है। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, से एक पास्ट पार्ट में मैंने बताया था, काफ़ी बार आता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अमलगम नहीं बनाती है? अमलगम यानी पारे जो मरकरी है उसके साथ में वो एलोई नहीं बनाती है, मिश्रण नहीं बनाती है। तो कौन सी है? ऐसे कुछ अपवाद हैं, जैसे आयरन है, आयरन अमलगम नहीं बनाता है। इसके अलावा जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम भी नहीं बनाता है, टंगस्टन भी नहीं बनाता है। ये कुछ अपवाद हैं जो अमलगम नहीं बनाते हैं। तो कौन? पारा का मिश्र धातु, पारा की मिश्र धातु है वो अमलगम है। 229 का डी है, जो 99% कैंडिडेट ने किया है। अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध, अभी मैंने आपको अंतराणुक और अंतर अणुक दोनों बताए हैं। अंतर अणुक है एक ही अणु में, जैसे ये वाला जो ओ नाइट्रोफिनॉल वाला था, तो OH एक ही अणु में जो बॉन्ड, एक ही अणु में अलग अलग बॉन्ड बनता है, वो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बनता है वो अंतराणुक है। अलग अलग अणुओं में बनता है वो अंतराणुक है। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक हैलोजन कौन सा है? विद्युत धनात्मक हैलोजन का पूछा है। तो जो 17वां ग्रुप है आवर्त सारणी का, ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत धनात्मकता क्या है? बढ़ रही है यहाँ पर। और सबसे ऊपर ये फ्लोरीन है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो धनात्मक तो कम ही होगा। इस केस में आयोडीन यहाँ पर सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है। 231 का डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, क्लोरीन की विरंजन क्रिया किसके द्वारा होती है? क्लोरीन की विरंजन क्रिया है, ये किसके द्वारा होती है? तो ये ऑक्सीकरण के द्वारा होती है। 232 का डी करेक्ट है, क्लोरीन की विरंजन क्रिया। रासायनिक पदार्थ की आर्द्रताग्राही प्रकृति इंगित करती कि ये एक अच्छा आर्द्रताग्राही प्रकृति है, इसका मतलब वो क्या अच्छा है? ड्राइंग कारक है। 233 का बी करेक्ट है, वो एक अच्छा ड्राइंग एजेंट है, ड्राइंग कारक है, ड्राइंग एजेंट। आर्द्रताग्राही आसपास के वातावरण से अवशोषण या सोखने के माध्यम से पानी के अणुओं को आकर्षित करने और धारण करने की घटना है, जो आमतौर पर कमरे के तापमान पर हो जाती है। आर्द्रताग्राही पदार्थों में कौन से आते हैं? जैसे शहद हो गया, दुग्ध जो शुगर, दुग्ध शर्करा है, चीनी है, सेलुलोज फाइबर, ये सभी। जब एसिटिक अम्ल को सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर में मिलाया जाता है तो क्या होता है? एसिटिक एसिड को, एसिटिक एसिड यानी CH3C डबल बॉन्ड OH, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 मिक्स करेंगे तो CH3C डबल बॉन्ड ONa बन जाएगा, जल अलग हो जाएगा, CO2 गैस अलग हो जाएगी, तो रंगहीन गैस के बुलबुले देखे जाएंगे वो CO2 के हैं। साथ ही साथ यहाँ पर क्या बन रहा है? एक CH3C डबल बॉन्ड ONa बन रहा है, जैसे आप बोलेंगे सोडियम एसीटेट। तो ये बी करेक्ट है 234 का। निम्नलिखित में से कौन सा एजेंट पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए अच्छा है? तो पीने के पानी को ऑक्सीकरण एजेंट हो जाएगा, जो डी वाला है। ऑक्सीकरण एजेंट में आपकी ओजोन भी उपयोग किया जाता है काफ़ी बार पीने के पानी के जो शुद्धिकरण के लिए। Cl2O का भी उपयोग किया जाता है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से
विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा तरल पदार्थ है? तरल है जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, कास्टिक सोडा है। NaOH जो आप बोलेंगे, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये वैसे क्या होता है, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये सोडियम धनायन और हाइड्रोक्साइड ऋणायन होते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बार अपनी भौतिक अवस्था को ठोस से तरल में बदलेगा, उस केस में विद्युत का चालन करता है, तो लिक्विड फॉर्म में ही करता है। और जब ये मेल्ट होता है 291 केल्विन तापमान पर होता है, उसके बाद इसमें आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला सवाल लिखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री बहुत कठोर और बहुत कोमल भी है? अलग अलग फॉर्मेट में कठोर भी रहती है और कोमल भी रहती है, वो नाइक्रोम हो जाएगी। 237 का डी। 238 किस तत्व की परमाणु संख्या होती है? वो इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर प्रोटॉन की संख्या के इक्वल। कौन सा द्विपरमाणुक है? द्विपरमाणुक Cl2F2 फ्लोरीन हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी करेक्ट है 239 का। भारी हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या, भारी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 जो समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तो 1H1 1H2 1H3 स्थान समान है, परमाणु द्रव्यमान अलग है। द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन तो एक ही है, न्यूट्रॉन यहाँ पर अलग हो गया। न्यूट्रॉन कितना है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन भी एक और प्रोटॉन भी एक, तो द्रव्यमान 2 हो गए, तो एक न्यूट्रॉन हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? भारी हाइड्रोजन है जिसमें ड्यूटेरियम होता है, ठीक है, ड्यूटेरियम होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। भारी जल का आणविक भार जो D2 आप बोलते हो, भारी जल। अब भारी जल में डी का कितना, जल जैसे जल का तो एक होता है आपकी द्रव्यमान, H का, जल का नहीं, हाइड्रोजन का एक होता है, लेकिन जो ड्यूटेरियम इसका समझता नहीं, इसका 2 होगा। 2 गुणा 2 4 प्लस ऑक्सीजन का 16 यानी 20 हो जाएगा भारी जल का आणविक भार। 241 का डी। जल में नाइट्रोजन आमतौर पर किस रूप में पाया जाता है? जल में नाइट्रोजन है ना, वो नाइट्रेट फॉर्म में रहता है। कौन से रूप में? 242 का डी, नाइट्रेट फॉर्म में, बी करेक्ट है, जो कि 95% कैंडिडेट ने किया। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस में है? सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता इसमें से सबसे अधिक किस में है? तो क्लोरीन में है। क्लोरीन की बात करें, आवर्त में सभी तत्वों में उच्चतम ये इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला एलिमेंट है। क्लोरीन के बाद फ्लोरीन है, फिर सोडियम, हीलियम है यहाँ पर। निम्न में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता? उच्च तापमान पर ऑक्सीकृत है यानी जलता नहीं है, बहुत हाई टेम्परेचर पर भी, वो कौन सा है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, जो मिश्रित धातुएं हैं उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होती हैं। मिश्र धातुएं ऑक्सीकृत नहीं होती हैं, जलती नहीं है उच्च तापमान पर भी। 244 का ये। प्रोड्यूसर गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? प्रोड्यूसर गैस की बात हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन की है, इसका मतलब वो क्या है? प्रोड्यूसर गैस है। 245 का डी करेक्ट किया है 66% ने। दुनिया में अधिकांश गर्मी प्रतिरोधी सामग्री, गर्मी प्रतिरोधी सामग्री अधिकांश है वो टंटलम कार्बाइड की बनी होती है। किसकी होती है? टंटलम कार्बाइड की बनी होती है। और टंटलम कार्बाइड साथ ही साथ हैफनियम कार्बाइड सामग्री लगभग 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान भी झेल सकती है, उसमें भी झुलझेगी नहीं। 240 का डी करेक्ट है, टंटलम कार्बाइड। कौन सा एंटासिड है? एंटासिड क्या काम करता है? हमारे शरीर में अम्लता को कम करने के लिए जो क्षार होता है वही एंटासिड का काम करेगा, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट यहाँ पर क्षार की भूमिका। एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया है एनोडाइजिंग, यानी उद्वारीकरण। एनोडाइजिंग आप बोलेंगे, एनोडाइजिंग, एनोडीकरण। बुखार को कम करने वाली दवा के रूप में जानी जाती है, तो बुखार को कम करने वाली दवा है एंटीपायरेटिक। कौन सी? एंटीपायरेट की दवा है जो बुखार को, तापमान को, आपके शरीर को, टेम्परेचर को कम करती हैं। इस प्रकार यहाँ पर केमिस्ट्री के सारे 249 सवाल हैं वो कंप्लीट हो गए, जो 4000 क्वेश्चंस के स्मार्ट बुक हैं, टेक्स्ट बुक और एचएन पब्लिकेशन की तरफ से काफ़ी अच्छी बुक से सारा मटेरियल, एक्स्ट्रा फैक्ट शीट, इसमें टीटीए वगैरह स्मार्ट आंसर की हैं। तो ये अमेजन से आप बाई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो टेक्स्ट बुक से, तो टीटीटी के कूपन कोड यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।